नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अच्छे दिनों की तलाश में एक ऐसे बजट के जरिए आज आम लोगों के साथ दस्तक देने की तैयारी, जिसमें यह जानने की कोशिश होगी कि दरअसल जो दस्तक दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो दस्तक आम आदमी सोच रहा था जनादेश के बाद स्थितियों के मद्देनजर इन दोनों के बीच पटरी बैठी है या नहीं बैठी है। दूसरा बड़ा सवाल इन सब के बीच यह है कि जनादेश जितना भारी था और जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए कि क्या वाकई सरकार के जहन में हर बात रेंग रही थी, क्योंकि इस बजट में पहली बार उस मर्म को पकड़ने की कोशिश की गई है जिसका जिक्र बीते कई वर्षों से बजट में हुआ नहीं। सिंचाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, खेती हाशिए पर जा चुकी थी, मजदूरी को लेकर या फिर और ज्यादा एम्स कैसे खुलेंगे, आईआईटी कैसे होगी, रोड मैप इसका नहीं था, सड़क का रोड मैप नहीं था। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल और था कि नेशनल हाईवे से लेकर बंदरगाह और बंदरगाहों के बाद छोटी छोटी सड़कों के जरिए गांव तक में डिजिटलाइजेशन कैसे होगा। ये सारे सवालों के बीच सबसे पहले ये बता दें, अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री ने आज तक से जब बातचीत की तो अफसोस जताया। टैक्स एग्जेम्पशन 50,000 बढ़ाया, मैंने 80C सेविंग्स पे 50,000 बढ़ाया, मैंने हाउसिंग लोन्स पे 50,000 बढ़ाया। 3 श्रेणियों में मैंने 50,000 के 3 रिलीफ दिए, ताकि जो करोड़ों करदाता हैं मध्यम स्तर के, छोटे स्तर के, हर एक को 5-10 हजार से लेकर 40-45 हजार तक का फायदा हो सके। और ये करोड़ों लोगों को हुआ है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कोई खेद है तो एक खेद है, मेरा अपना विचार यह है अर्थव्यवस्था के विषयों पे कि अगर मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते, मेरी विरासत थोड़ी बेहतर होती, तो मैं इस दिशा में और देता। अफसोस जाहिर किया गया है। सवाल है, तमाम वो राजनीतिक दल, तमाम वो विचारधारा, इस दौर में बीजेपी जब सत्ता तक पहुंची है बहुत चीजें ध्वस्त हो गई। मसलन वामपंथ, जनादेश उसके साथ रहा नहीं, वो हारते चला गया। कांग्रेस जिस धारा के साथ बीते 10 बरस तक सत्ता संभाली, बजट दर बजट पेश किया गया, उसमें एक सवाल यह आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति में इस देश को ले जाना घाटे का सौदा होगा, क्या नई लकीर खींची गई। हमारे साथ दोनों मेहमान पहले जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मंत्री भी जुड़ेंगे, लोग आम लोग हमारे साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। लेकिन सलीम साहब, माना यही जाता, मोहम्मद सलीम साहब सीपीएम के नेता हैं, पहला सवाल इसलिए आपसे क्योंकि वामपंथी धारा एक विचारधारा थी, एक दौर में कांग्रेस को चिताती थी। ये देश एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जब लगता यह है कि दरअसल अब वामपंथी सोच की इस देश को जरूरत नहीं है, और आप लोग जिन जिन चीज का विरोध करते थे, एफडीआई का विरोध काफी तेवर और तल्खी के साथ किया गया था, वो सारी चीज अब आ रही है, विरोध के स्वर मायने नहीं रखते हैं। कैसा लगता है? नहीं, देखिए, देश के अर्थनीति में कांग्रेस के हाथ पकड़ कर ही दाहिने तरफ झुकाए हुए थे, और राजनीति में भी दाहिने तरफ झुकाए हुए हैं। हम वामपंथी ये मानते हैं कि हम उसका मुकाबला सही ढंग से नहीं कर पाए, और देश को ये स्थिति भी देखना था, और वो देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी आप आगाज को देख करके अंजाम के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ममता बनर्जी को भी बंगाल के लोग देख रहे हैं, मीडिया भी बताए थे कि एक बार देख लेना चाहिए। और अभी जो सवाल है कि ये दाहिने और जो मुड़ी है गाड़ी पटरी के ऊपर, वही है जो मनमोहन जो थी पिछले 20 साल से जो रास्ता लिया गया था उससे अलग नहीं है, बल्कि और थोड़ा स्पीड बढ़ाया गया है। और ये काम यूपीए 1 भी कर सकती थी, यूपीए 2 भी कर सकती थी। वामपंथी जब थे तो उसको हम उसके जो दिशा के ऊपर थोड़ा जनता के सवाल, थोड़ा गरीब के सवाल, मजदूर के सवाल, भूमिहीन किसान की बात करते थे। इस बार वो पैकेज किया गया है, उन तमाम की बातें की गई है, लेकिन सेवा किसी और का किया जा रहा है। पैकेजिंग की गई है, आप जैसा कह रहे हैं। सचिन पायलट जी, जिन योजनाओं को सरकार ने बहुत ही उम्मीदों के साथ, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ लेकर आए हैं, और कहा गया है कि भविष्य के भारत की महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं इस बजट के भीतर, आपको लगता है सही है ये? जी, शब्दों का खेल मैं समझता हूं बहुत उम्दा है। जिस प्रकार से पहले एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया प्रचार के माध्यम से भाजपा ने, आज ही वही किया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आप अगर सिर्फ
बजट का जो प्रस्तुतिकरण देखेंगे उसमें जो सबसे बड़ी चीज बोली गई थी कि ये महंगाई की मार से हमको बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, जो प्रचंड बहुमत भाजपा को आज मिला है उसके अनुरूप जो एक बिग आइडिया बजट होना चाहिए था, जो महंगाई को रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए थी। 500 करोड़ का फंड बनाया है 125 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए, और ये कहीं नहीं कहा गया कि आप 50 करोड़ ले लो इस योजना के लिए, 200 करोड़ ले लो इस योजना के लिए, 200 करोड़ ले लें स्टैचू बनाने के लिए, लेकिन एक बड़ा रोड मैप होना चाहिए। मैं समझता था जेटली साहब एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या उन पे पाबंदियां थी? हम पे तो एलाइज का प्रेशर होता था, कोलिशन पार्टनर्स होते थे, लेकिन इतना बड़ा बहुमत आने के बाद एक एक्सपेक्टेशन इतनी बनाई गई थी देश के सामने, उसको पूरी तरह से पूरा करने में मैं समझता हूं नाकामयाब रहे। सब्सिडी खत्म करने के लिए एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी, ये कमेटी, ये कमीशन, ये कमेटी, ये कमीशन, तो ठोस कठोर कदम उठाने की जो छूट दी थी जनता ने कहा था ये हमारा आशीर्वाद लो, 300 एमपी बनाए आपके, आप 5 साल के सरकार चलाओ। तो महंगाई कम करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो कठोर कदम उठाने की जरूरत थी, मैं समझता हूं पूरी तरह से उठाने में सरकार नाकामयाब रही है, और जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट करने के लिए भी नाकामयाब रही है। चलिए, इन सवालों को हम चूंकि थोड़ी देर में जुड़ते चले जाएंगे, हमारे साथ सरकार के मंत्री भी जुड़ेंगे, रविशंकर जी भी जुड़ेंगे, गडकरी साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन एक बात बताइए, हर जहन में यह बात आती है कि कांग्रेस को हमने हरा दिया, वामपंथियों को पहले ध्वस्त कर दिया, इस वक्त बीजेपी को लेकर, क्या इस देश में राजनीति के हाथ में इतना सब कुछ है कि जनता जब जनादेश किसी के पक्ष में दे दे तो सब कुछ उसी के जरिए देखा जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देश में किस हालत में है, आर्थिक स्थिति इस देश के भीतर जो बिगड़ती चली गई, महत्वाकांक्षाएं योजनाएं जो भी थी, देश में बेरोजगारी की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमारा कहना है उस राजनीति की दिशा में ही सब कोई क्यों देखना चाहता है जिसे जीत मिल गई और उसके जरिए अब रास्ता खोजा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रसन्न जी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड था और स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, वो कहते थे एफडीआई बहुत बेकार चीज है, मत करिएगा। हम लोग कहते थे ठीक है हम कर रहे हैं, हमने जो कथनी और करनी थी आपके सामने थी, लेकिन भाजपा का कहना कुछ और था। 6 हफ्ते बाद, बिल्कुल 6 हफ्ते बाद यू टर्न ले लिया कि अब एफडीआई डिफेंस में भी आना चाहिए, इंश्योरेंस में आना चाहिए। जब हम लाना चाह रहे थे तो विरोध करते थे, और मुझे इस बात का खेद है। अगर आप पहले से बोलें कि हम इसके पक्ष में हैं, कोई दिक्कत नहीं। वामपंथी हमारे साथी हैं, वो मना करते हैं, उनकी विचारधारा है, उसका हम सम्मान करते हैं, हमारे विरोध है, ठीक है, लेकिन ये बदलना, सरकार में होकर कुछ करना, विपक्ष में होकर कुछ और बोलना, ये मैं समझता हूं ठीक नहीं है भविष्य के लिए। लेकिन राजनीति तो है, जब जनता ने इतनी उम्मीदों के साथ आपको इतना बड़ा बहुमत दिया, 35 साल में पहली बार एक सिंगल पार्टी सरकार बनी है, तो कुछ उम्मीदें थी, और उम्मीदें मैंने नहीं जगाई, उम्मीदें मीडिया ने जगाई है, बीजेपी ने खुद जगाई है। उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? हमारे साथ जयंत सिन्हा जी भी हैं, बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, हजारीबाग से जीत कर आए हैं। जयंत सिन्हा जी, जब कांग्रेस जिस बात का जिक्र करती है, जब वामपंथी जिस बात का जिक्र करते हैं, तो ऐसे में कोई भी इसलिए आपके ऊपर आरोप नहीं लगा पाएगा क्योंकि जनादेश आपके साथ बड़ा मजबूत है, लेकिन उस जनादेश की मजबूती का आईना है क्या ये बजट? नहीं, बिल्कुल ये मजबूती का आईना है, क्योंकि आप समझिए कि माहौल क्या है। माहौल तो पहला ये है कि जो हम लोगों को विरासत में मिला है यूपीए सरकार से, वो एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बहुत इस समय कठिनाइयां हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम लोग 6 हफ्ते अभी सरकार हमारी रही है, इसलिए ये शुरुआत है, एक आरंभ हम लोगों ने किया है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार स्थायी सरकार है, 5 साल चलेगी। इस कारण जो हम लोगों ने इस बजट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है वो ये है कि हम लोग की हमारी दिशा क्या होगी, और इस दिशा को हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हम लोगों ने दिखाया है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन जो रोड मैप होता है, जो बहुत ज़रूरी है, अगर हमको महंगाई पे काबू लाना है तो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप जो हम लोग 4.1%, 3.6%, 3% का जो हम लोगों ने एकदम प्रमाण आपको दिया है, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर हम लोगों ने काबू दिया। जैन जी, एक बात बताइए कि जीडीपी की तुलना में राजकोषीय घाटा में को जो 4.1 के भीतर आप लोग रखेंगे कैसे, इसका कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल, ये अगर आप सब आंकड़े देखें तो आपको एकदम स्पष्टता से नजर आएगा कि हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम लोग एक लेवल पे रखेंगे, साथ साथ जो टैक्स बॉयंसी है और रेवेन्यूज जो हम लोगों को मिलेंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने विकास की गति दी है,
जो इकोनॉमी को हम लोगों ने विकास की गति दी है, इसके द्वारा जो अभी जो 4.6% जीडीपी ग्रोथ है उसको हम लोग 5.4 टू 5.9% पे बढ़ा देंगे, क्योंकि इस समय जो हम लोगों ने पैकेजिंग की है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की या बैंकिंग सेक्टर को जो हम लोगों ने रिफॉर्म्स के जो मेजर्स हम लोग लाए हैं, या हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बाधाएं हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं, उन सब को अगर आप देखिए तो इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा, गति बढ़ेगी, और साथ साथ जो एसेट सेल्स और डिवेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उससे भी हम लोगों को आमदनी आएगी। और ये सब जब हम लोग पूरी तरीके से इसका हिसाब करते हैं तो जो फिस्कल डेफिसिट है 4.1% वो हम एक बड़ा उसको मौलिक सवाल हासिल यहाँ कर पर देंगे। जितने लोग बैठे उनके जहन में होगा, उनकी तरफ से पहले हम कर लेते हैं, उनके पास भी जाएंगे। और सलीम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं सलीम जी। लेकिन महंगाई क्या बजट के जरिए दूर की जा सकती है, या महंगाई आपको लगता है कि आपके हाथ में इस पर नकेल कस पाना है ही नहीं, क्योंकि जमाखोरों की बात राज्यों के हिस्से में? क्या आप लोग क्या सोचे थे इस बजट के मद्देनजर? नहीं, देखिए, महंगाई की बात अगर हम करें तो महंगाई दो हिस्से में है। पहली एक महंगाई जिसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स या प्राइस स्पाइक्स, यानी कि प्याज और आलू का भाव एकाएक बढ़ जाएगा, उस पे हम लोगों ने नियंत्रण हम लोग ले आए हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब भी इस समय जुलाई अगस्त की बात होती है तब 70-80 रुपये 100 रुपये तक आलू का भाव, प्याज का भाव चला जाता है। इस बार हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया, वो स्पाइक नहीं आ रहा है। तो एक ये हिस्सा है महंगाई का। अभी 50 रुपये ही है? नहीं, बट आप मुकाबले में देखिए ना। और दूसरी बात ये है कि आप फिर जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात होती है, क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी, सप्लाई साइड जो उसको कहते हैं इकोनॉमी में, अगर उसको आप बढ़ोतरी नहीं देते हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो है वो इन्फ्लेशन आपका इंट्रेंच हो जाता है। उस पे जो इस बजट को आपने देखा, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी है, उसको हम लोगों ने बहुत गति के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए अगर आप आम आदमी की दृष्टिकोण से देखिए, उनके नजरिए से देखिए, तो जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स है उस पे हम लोगों ने काबू पाया हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है उस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम 2-3 सवाल लिया, हम आपके पास सलीम साहब आ रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है पता नहीं, क्योंकि लोगों को जरा जोड़ लिया जाए, क्योंकि लोगों के जहन में कुछ सवाल होंगे। जी बताइए, आप क्या जो नहीं, बैठे रहिए, कहाँ उठ के जाइएगा, बैठे रहिए, बताइए। मैं सचिन पायलट की बात पे जरा अपनी रिएक्शन दूंगा। 60 साल से ये राज कर रहे हैं, जीने के लिए शुद्ध पानी और शुद्ध हवा जिसमें कोई मोल नहीं है, वो हमें अब तक उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। 60 बरस की बात है, युवा तबका भी हमारे साथ बैठा हुआ है। आपको लगता है कि बजट आप लोग के अनुकूल है? कुछ ऐसा कुछ भाव जागा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते हो गए, वाईफाई की बात हो रही है, कुछ क्या लगा ये सब सुन के? अच्छा है। किस लहजे में अच्छा है? बोलिए। इसका सरकार के मंत्री भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम सवालों को रखने वाले हैं, इसलिए कह देंगे, जनता कुछ पूछना ही नहीं चाहती है। छोटी टीवी सस्ती हो गई और मोबाइल फ़ोन वगैरह सस्ते हो गए, इस वजह से। युवाओं के जहन में कुछ ऐसी बात है, युवा तबका, बताइए आपको क्या लगता है? सर वाईफाई सस्ता हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ पाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, तो ये अच्छा ही है, हमारे जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। रोज़गार बढ़ेगा तभी तो हम रिक्रूटमेंट देख पाएंगे ना नेट पर, अगर वाईफाई सस्ता होगा तो। अब जो छोटे लोग हैं जो नई इंटरनेट पैक भी नहीं डलवा सकते, वो कहाँ से रिक्रूटमेंट देखेंगे? सलीम साहब, एक बात बताइए कि एक मिजाज लोगों या युवा तबके के भीतर का जो मिजाज है, वामपंथी इसे पकड़ नहीं पाए, या बहुत ही महीन तरीके से बीजेपी ने इसे पकड़ लिया? नहीं, ये एक बहुत रिसोर्सपूर्ण तरीके से बहुत ज़्यादा संसाधन जुटा करके बहुत बड़े तौर पर ये मैन्युफैक्चर किया गया है ओपिनियन को। और आप अगर देखेंगे चुनाव में जो सपना दिखाया गया था, इस बजट में उसी सपना को रीइंफोर्स किया गया है। ये सपने को जो उम्मीद जगाए गए थे या जो वादे किए गए थे, वादे पूरा करने से ज़्यादा वो डिफर किया गया है कि आप इंतजार करते रहिए, आज नहीं तो कल तक होते रहेंगे। आप देखिए उनका स्वाभाविकता देखिए, बजट में 3 सवाल बोले, जयंत सिन्हा बोले ना, एक विरासत में रिसोर्स कम मिला, तो रिसोर्स बढ़ाने की बात थी, वो नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात है, उन्होंने कहा समय कम मिला 45 दिन, तो फिर आप 29 स्कीम क्यों लागू करने की कोशिश किए? आप 2-4 के ऊपर कंसंट्रेट करते। आपको कोई काम करने का रास्ता नहीं मिला 45 दिन में, लेकिन नए योजनाएं 29 आप 100 करोड़ वाला लगा दिए, अलग अलग, मतलब गंगा जल की तरह छीट दिए, आप छिड़क दिए, और सैकड़ों स्कीम्स में उसको आप 2-1 अच्छे स्कीम लगा के
उसको पूरा नहीं, कर सकते ठीक है, थे। आप ये योजनाओं तो को कोई बता big रहे budget हैं, film का मुहूर्त लगा दिए। लेकिन सलीम साहब, जो लोगों के जहन में सवाल है, हम कह रहे हैं कि आधुनिक तरीके से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश युवा तबका कर रहा है, उसको लग रहा है कि बीजेपी से पकड़ा रहे। लेकिन हमारे साथ चूंकि कलकेश सिंह देव साहब भी बीजेडी के सांसद, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सचिन जी, हर जुबां पे ये आ चुका है कि कांग्रेस ने इतने लंबे वक्त तक राज किया, उनका हाथ लेकिन खाली रहा, उनकी हथेली खाली रही, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। इस भाव में जनता है जब जब कांग्रेस की तरफ देखती है। ऐसा क्यों है? देखने का नजरिया है प्रसून जी। ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। हमने 10 साल तक जितना हो सका किया और ये बात स्पष्ट है कि जनता संतुष्ट नहीं थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं। आज सवाल ये है कि जिन लोगों को विकल्प मानकर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, बीजेपी को मालूम था क्या हालात हैं, जो वादे किए थे, मुझे वो जो नारा है मेरे कान में आज भी गूंजता है, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, ये वादे देके लोगों की उम्मीदों को जगाया है। और इसलिए हम कहते हैं 45 दिनों या 45 महीने हो, जब आपने संकल्प लिया तो महंगाई वहीं तक रोक देते, आपने उसको और बढ़ा दिया है। इस बजट के माध्यम से भी आप देखें, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी वालों के लिए हो, ये सारी बातें पहले बोल चुके हैं। हम लोगों ने एक IIT एक IIM हर राज्य में देने का पहले कमिटमेंट किया था, उसी को दोहराया गया है। मैं सिर्फ आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं विपक्ष में हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस अनुरूप, जिस वादा कर आपने एक लोगों की इच्छा शक्ति को ललकारा था कि हम बदल सकते हैं, आपने बदल दिया। लेकिन जवाब सचिन जी दे रहे हैं, लोगों के अगले भीतर 5 से आने साल लगी तक आवाज। आप लोगों को कहना है। आप जब जैसे जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आने लगी कि देखिए जादू की छड़ी नहीं है, ये नहीं। हम आ रहे हैं आपके पास, रुक अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ हंगामा आएगा। बीजेडी उड़ीसा में सत्ता में है। आदिवासी ग्रामीण जीवन, खेती, वहां पर जिस स्थिति में लोग रहते हैं, बहुतायत है आदिवासियों की और ग्रामीण जीवन की। देव जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि वो कौन सी परिस्थिति रही जिसमें आपको लगता है कि आर्थिक अवस्था ने ही सत्ता परिवर्तन इस देश में करा दिया, और लोग आज खुले तौर पर बोल रहे हैं कि जनाब कांग्रेस इतने बरस थी, कुछ नहीं किया, और बीजेपी आई है तो कुछ वक्त और दीजिए, इतना हड़बड़ाइए मत। वो कौन सी स्थितियां थी देव साहब? 10 साल के लिए कांग्रेस का राज था और वो उस राज में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई थी। जिस प्रकार से लोगों की आशाएं बढ़ गई थी, उसको मीट करना एक तो मुश्किल था, और दूसरा जो सरकार केंद्र में थी, उनके कार्यक्रम से, उनके परिचालना से एक डिस्पेयर और होपलेसनेस की एक ऑरा आ गया था पूरे देश में। और उसके अगेंस्ट में मोदी जी का जो एक नई सोच, नई सरकार, एक तगड़ा डिसाइसिव सरकार आने की बात हुई, और जो मार्केटिंग उसका हुआ, वो एक उनका इमेजिनेशन कैच कर दिया था। लेकिन इसीलिए बीजेपी को इतना बड़ा सत्ता मिला। बाकी एक बात बताइए, अभी आपने एक शब्द बोला, उसका जो मार्केटिंग हुआ, क्या ये मार्केटिंग है या वाकई उन सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम है जिससे समाज के भीतर असमानता खत्म हो जाए? देखिए, आज के बजट के बाद तो मैं समझता हूं कि मार्केटिंग ही रह गया है, क्योंकि जो चीज़ों की जिक्र हुआ है बजट में, या फोकस हो गर्ल चाइल्ड के ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन पर, या फोकस हो एग्रीकल्चर पर, जिसकी बात हुई है, लेकिन उस बात के पीछे जो ठोस कदम लेने चाहिए होना था, वो हो नहीं पाया है। मात्र 100 करोड़ लड़कियों के स्कूल के में बाथरूम और पानी की सुविधा करने के लिए दिया गया है। बहुत कम पैसा दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लिए वो बोलते हैं कि एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड रेवोल्यूशन लाएंगे। कलकेश जी, एक बात जरा रोकते हैं, हमको लगता है कि कुछ लोगों को हम जरा इसलिए जोड़ लें क्योंकि इस देश की जनभावना क्या है, और जनभावना के जरिए सरकार लगातार अपनी बात को कह रही है कि माइक हमारे हाथ में रहने दीजिए। मैं सचिन पायलट जी से बात करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि 60 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया। 60 साल में इस देश को गुलाम कर दिया, इस देश को गुलाम बना के रख दिया। आज हमारा देश जो है फुटपाथ में है। ये सब कांग्रेस की देन है। आज ये कैसे कर रहे हैं कि अभी बीजेपी सत्ता में आई है, ये कैसे करेंगे 1 महीने के अंदर? एक बात बताइए, आप 1 मिनट, आप हमारा एक जवाब दे दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कितने दिन थी? उन्होंने 5 साल जल्दी। नहीं, हम लोग जोड़ते चलते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार, चरण सिंह की सरकार, समर्थन VP सिंह की सरकार,
सबको जोड़ता जाए। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि इस देश के सामने कोई किसी सरकार का विजन नहीं रहा, जो हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ये हमारे दरमियान। जी बोलिए आप। सर देखिए, जितना इनको अच्छा मैंडेट मिला है, जितना स्ट्रांग मैंडेट मिला है, बजट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। बजट में ये नीतियों को या तो इन्होंने डिले कर दिया है, जितनी जोरदार इनको प्रचार जो इनको मिला है मैंडेट, उसके हिसाब से जो इनकी आवाज़ और बजट से जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए थी वो हमें नहीं दिखाई देती। दो तरफा चीजें आ रही हैं। एक निकल के आ रहा है कि दरअसल बहुत पुरानी परिस्थितियों में सरकारों ने कोई काम नहीं किया। दूसरी स्थिति निकल कर आ रही है कि जितना बड़ा जनादेश है उसके अनुरूप लोगों की जो आशा थी वो शायद पूरी नहीं हो रही है। हमारे साथ इस वक्त लॉ कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, पहला सवाल तो यही है कि इस बजट के जरिए क्या वाकई सबका साथ सबका विकास इस नारे के तहत ये बजट है और चुनावी वादों के अनुकूल है, या इकोनॉमी को देखा गया है? देखिए, पहले इकोनॉमी को लोगों के विकास से आप अलग देखकर नहीं सोच सकते। इस बजट का मूल दर्शन क्या है, इसकी मूल फिलॉसफी क्या है? आप समानता की बात बिना विकास के कर सकते हैं, लेकिन आपको सही में लोगों को समानता, इक्विटी देनी है तो विकास जरूरी है। इस बजट का मूल मंत्र यही है कि इस देश में विकास करना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बढ़ाना है। अगर विकास करना है तो पूंजी निवेश करना जरूरी है। पूंजी निवेश करना जरूरी है, लोगों को नौकरी देना है। लोगों को नौकरी देना है तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखें, इस पूरे बजट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी सुविधा दी गई है। ढांचागत सुविधा, राजमार्ग के लिए 37,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा पोर्ट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, बेटियों के लिए व्यवस्था की गई है, स्किल डेवलपमेंट की चिंता की गई है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह का पूरा प्रबंधन बनाया गया है वो पारदर्शी, प्रामाणिक और आशा देने वाला हो, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजीम। और इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस। आप बजट में कुछ भी कह दीजिए वाजपेयी जी, और आप काम न करिए, आप इंप्लीमेंट न करिए, तो शायद वो स्थिति सामने नहीं आती है। रविशंकर जी, रविशंकर जी, हम लोग का एक सीधा सही रोड मैप है जी। पूंजी निवेश होना चाहिए, ये सवाल रविशंकर जी, हम लोग होने चाहिए। क्या था अब तक कि हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान में पूंजी निवेश नहीं कर रहे थे। हमने वो स्थिति बनाई है। और आप देखेंगे अभी सिर्फ 45 दिन हुए हैं ना, 45 दिन निर्णय के नहीं होते हैं। आज तो एनडीए सरकार का दूसरा नीतिगत स्टेटमेंट सरकार बनने के बाद आया। एक आया रेल बजट में, एक आया आज के बजट में। आगे काम करेंगे, करके दिखाएंगे। नहीं, यकीनन। लेकिन एक बात बताइए, पिछले लगभग 6-7 घंटे हम लोग को हो गए, हम लोग अलग अलग तबकों को अपनी रिपोर्टों में टटोल रहे हैं। वेतन भोगी तबका जो है, उद्योग व्यापार जगत से जो तबका जुड़ा हुआ है, सामान्य उपभोक्ता जो है, गृहिणी जो है, और नितांत गरीब लोग जो हैं, अगर इन 5 कैटेगरीज में लोगों को बांटा जाए, इस बजट को लेके अलग अलग प्रतिक्रिया हर किसी की है। ऐसा नहीं है कि हर की एक ही प्रतिक्रिया है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस बजट को देखना चाह रहा है। सवाल यह है, क्या यह बजट एक ऐसा है जो एक राजनीतिक तौर पर रखा गया बयान है, जिसको पूरा करने की दिशा में आप 45 दिन ही सिर्फ हुए हैं यह कह रहे हैं? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, इसमें गरीबों की चिंता की गई है। किसानों के लिए 8 लाख करोड़ रुपए के पूरा ऋण की व्यवस्था है। इसमें पूरे नाबार्ड के माध्यम से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया है। टैक्स की बात बहुत हो गई, लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का 50,000 रुपए का लाभ दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख रुपए का लाभ दिया गया है। अरुण जेटली ने स्वयं आपके चैनल पर क्या कहा वाजपेयी जी, कि अगर मेरी विरासत अच्छी होती तो और हम कर पाते। जिस तरीके से, और अब मैं सरकार को अंदर से देख रहा हूं एक मंत्री के रूप में, जिस तरह से सरकार अव्यवस्थित है, उसमें इतना कुछ कर पाना 45 दिन के अंदर उस विरासत के ऊपर, यह छोटी बात नहीं है। हमें काम करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें गरीबों की चिंता की गई, इसमें बेटियों की चिंता की गई है, इसमें दलितों और बाकी जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता की गई है। ये सबों को साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन आपके इरादे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपका डॉक्यूमेंट कितना भी मोटा क्यों नहीं हो, जब तक देश में आर्थिक विकास नहीं होगा,
जब तक देश में उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे, जब तक देश में लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी और जब तक इकोनॉमी का एक्सपेंशन नहीं होगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये इस बजट का मूल मंत्र है, मैं आपको कहना चाहता हूं। और इस बजट के माध्यम से हमने सबों को आश्वस्त किया है कि हमारे इरादे बहुत ही स्पष्ट हैं, हम काम करके दिखाएंगे। और आपको बताऊं, जिस तरह से बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं, आपको बस एक बात बताना चाहता हूं वाजपेयी जी, क्योंकि आज तक को देश देखता है, मैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिनिस्टर हूं। इस देश में $100 बिलियन का ये इलेक्ट्रॉनिक बाहर से आता है। 2020 तक ये हो जाएगा $400 बिलियन जी। और जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो तेल की ड्यूटी से भी आगे बढ़ जाएगी। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो हमने एक सवाल पूछा, हिंदुस्तान में मोबाइल फोन क्यों नहीं बनता है? तो मालूम हुआ कि बाहर से मोबाइल फोन लाना अधिक सुविधाजनक और सस्ता है। हिंदुस्तान में टीवी क्यों नहीं बनते?